कल का थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। कल हम क्या पढ़े थे? तो कल हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था A इंटू बी करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैट्रिक्स A एंड B में पहले वो उसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। M क्रॉस N है, तो हमें अगर B मल्टीप्लाई करना है तो बी का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो n है तो यहाँ पे n तो होना ही चाहिए, और यहाँ पर जो भी हो चलेगा। ओके, और हमें आंसर मिलेगा n क्रॉस p, यानी कि कोई c अगर मिलेगा यहाँ पे इंटू है तो m क्रॉस p मिलेगा। ये तो हमने पढ़ा था। अब हम प्रोडक्ट कैसे करते थे वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मैट्रिसेस है, यहाँ पे उसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो है, एंड यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम है, और 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, जो पहली वाली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें से हम फर्स्ट रो को लेते थे, एंड फर्स्ट रो के फर्स्ट एंड और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को लेते थे। यहाँ पे फर्स्ट रो होती थी एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। ओके, अब हम क्या करते थे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, एंड बीच में प्लस साइन कर देते थे, यानी कि उसका उन सभी एलिमेंट का एडिशन करते थे। तो हमें जो एलिमेंट मिलता था वो क्या मिलता था, यहाँ से देखो यार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर मिलता था C11। फिर उसके बाद क्या करते थे, रो तो वही रखते थे लेकिन सेकंड कॉलम लेते थे तो C12 मिलता था। फिर रो तो वही रखते थे एंड थर्ड कॉलम लेते थे तो C13 मिल जाता था। ओके, तो यहाँ पे सारी कॉलम खत्म हो गई। अब क्या करते थे, फर्स्ट रो के जगह सेकंड रो लेते थे, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ थर्ड कॉलम के साथ, तो यहाँ से ये तीन वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड रो पे आ जाते थे, थर्ड रो में थर्ड रो को लेते थे और फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ, तो हमें यहाँ पर रिस्पेक्टिवली हमें ये वैल्यू मिल जाती। ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ओके, आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो आपको नोट करना है, फर्स्ट नोट है, if AB is defined then BA need not be defined. If AB is defined then BA need not be defined. ये जरूरी नहीं है अगर AB डिफाइन होता है तो BA डिफाइन हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर A मैट्रिक्स में ले लेता हूं M क्रॉस N एंड दूसरी मैट्रिक्स B ले लेता हूं N क्रॉस P, तो यहां से देखो आप A B हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे N N है तो A B हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन BA में आ जाएंगे तो BA में क्या होगा, तो यहाँ से B मैट्रिक्स पहले आएगी N क्रॉस P एंड यहाँ पर A मैट्रिक्स रखनी होगी, वो होगी M क्रॉस N। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके जो बीच वाले एलिमेंट है M एंड N वो सेम नहीं है, सेम है नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर A B तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन BA नहीं डिफाइन कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है AB is defined then BA need not be defined। ऐसा जरूरी नहीं कि वो डिफाइन ही होता हो, ना भी होता हो भी सकता है डिफाइन। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी उसी के बारे में है कि कब हम बोल सकते हैं कि ये डिफाइन हो सकता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है M क्रॉस N एंड दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं K क्रॉस M।
अभी के लिए यहाँ पे मैं n नहीं लेता हूँ, बाद में हम लिख लेंगे कि कब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें हम लिख लेंगे कि ये कब होगा। देन a इंटू बी एंड b इंटू a define if and only if, ओके IFF लिखते हैं, हमें पता है if and only if। तो पहले हम देखते हैं ए बी कब डिफाइन हो सकता है। तो आपको पता है अगर ए बी को हमें डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी ए है जो m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स यहाँ पे बी है जो k क्रॉस l है। तो हमें पता है हमें कौन से एलिमेंट को सेम होने चाहिए अगर हमें मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। तो ये जो बीच वाले हैं n n k को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अगर डिफाइन करना है, ए बी पहले हम ए बी के लिए देखते हैं। अगर ए बी को डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू k होना चाहिए, राइट। यहां से देखो n इज इक्वल टू k होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे k रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर m क्रॉस l हमें मिल जाएगा, राइट। और दूसरी बात हमें बी ए डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो बी ए के लिए हम फिर से लिख लेते हैं यही मैट्रिक्स। तो बी हमारा है k क्रॉस l एंड ए मैट्रिक्स है हमारा m क्रॉस n। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, l इज इक्वल टू m होना चाहिए, ओके, एंड l इज इक्वल टू m होना चाहिए। तो यहां से बोल सकते हो अगर a एंड b कोई भी मैट्रिक्स दी है, यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है, then AB and BA define if and only if n is equal to k and l is equal to m होगा तब डिफाइन हो सकता है। अगर इस प्रॉपर्टी को आपको याद नहीं रहती, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा आप नीचे डायग्राम बना के लिख सकते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं इंप्लाइज, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिख लेना, BA लिखते हैं, BA डिफाइन इफ, यहां से क्या है l इज इक्वल टू m होगा, ओके, l इज इक्वल टू m होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाएंगे तो हमें पता है बीच वाले एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड वन इज अगर हमें ए बी भी डिफाइन होता है, यहाँ पे लिखता हूं इफ ए बी इज डिफाइंड एंड बी ए ऑल्सो डिफाइंड। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए एंड बी ले लेता हूं, उसका ए बी भी डिफाइन होता है एंड बी ए भी डिफाइन होता है, देन मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ये बोल सकता हूं। तो यहां पर है नहीं, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट, यहां पे लिख लेना, इट इज नॉट necessary that AB is equal to B, ओके। तो पहले हमने क्या देखा, ये तीन प्रॉपर्टी में AB डिफाइन होता है तो BA डिफाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, डिड नॉट बी, ओके। सेकंड, अगर AB डिफाइन होता है एंड BA भी डिफाइन होता है तो कब होता है, तो हमें जो पढ़ा था n इज इक्वल टू l एंड n इज इक्वल टू k एंड l इज इक्वल टू m होना चाहिए। वो आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ओके, कौन से बाय कौन से किया, यानी कि उसका ऑर्डर क्या है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लो आप, इफ AB इज डिफाइन एंड BA इज डिफाइन, अगर हमें AB एंड BA दोनों मिलते हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, ये नेसेसरी नहीं है, कई बार हो सकते हैं कई बार नहीं भी हो सकते, ओके। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है।
ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो लिख लेना। अगर ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखना आप और उसके नीचे ही एग्जाम्पल नंबर 13 लिख लेना, तो जिससे आपको पता चल जाए कि ये दोनों, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें, क्या ये प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझ जाए। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं, तीनों प्रॉपर्टी ऑप्शन में आ सकती है। ओके, तो हमारे पास 50 मार्क्स का ऑप्शन है, उसमें जो इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के मैंने आपको बताया नहीं था ना। ओके, मैं आपको बता दूंगा, आई थिंक बताया था, नहीं बताया मुझे पता नहीं है, तो मुझे देखना होगा, अभी मुझे याद नहीं है। 3 आई थिंक 3 या 4 मार्क्स के, 3 या 4 मार्क्स के ऑप्शन होते हैं, 4 या 3 ऑप्शन आते हैं, तो आप उसका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है और ए बी एंड बी ए डिफाइन भी होता है। एग्जांपल नंबर हमारा यहाँ पे 13 है, ए एंड बी हमें मैट्रिक्स दी हुई है एंड ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। तो पहले मैं ए बी यहाँ से लिख लेता हूँ, ए इंटू बी डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ। ओके, यानी कि ए इंटू बी साथ में लिख लेता हूँ। तो ए है 1 -2 3, बी है -4 2 5, सॉरी बी मैट्रिक्स यहाँ से है 2 4 2 3 5 1। ओके, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे 3/2 है। तो हमें पता है कि ए बी को डिफाइन करना है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों इक्वल तो है और हमें यहाँ से पता भी चल जाता है कि हमारा आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आंसर, यानी कि 2/2 को मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ से मैं 2/2 मैट्रिक्स बना ही देता हूँ। ओके, 2/2 मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो ले लेते थे एंड यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लेते थे। अब मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस रखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि 1 × 2, फिर सेकंड एलिमेंट को यानी कि -2 को सेकंड एलिमेंट के साथ 4 के साथ, फिर यहाँ से 3 × 2। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है, हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो आ गया। अब हमें क्या करना है, रो तो वही रखनी है लेकिन दूसरी कॉलम अभी है, तो दूसरी कॉलम के साथ करना है। तो 1 के साथ 3 यानी कि 1 × 3, फिर -2 के साथ 5, बीच में +5, फिर लास्ट वाला 3 के साथ 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स खत्म होती है। फिर फर्स्ट रो तो खत्म हो गई क्योंकि फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम आ गई है, अब एक भी कॉलम है नहीं। अब क्या आएगा, नीचे आ जाएंगे, यानी कि दूसरी कॉलम, सॉरी दूसरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, अगर आप कई बार भूल जाओ कि अब हमें क्या करना है, तो हमें पता है 2/2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा एंड C23 होगा। तो यहाँ से C11 तो हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर आ जाओ C21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे से आप सेकंड रो ले लो, फर्स्ट कॉलम ले लो। अगर आपको कई बार कंफ्यूज हो जाओ तो इसका यूज कर सकते हो कि मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो C21 हमें बेसिकली फाइंड करना है, तो C21, तो यहाँ से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 × 2, फिर बीच में +2 × 4, फिर बीच में +5 × 2। ओके, अब C23 यानी कि सेकंड रो, C22 आता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, तो क्या होगा, -4 × 3, फिर आएगा 2 × 5 और लास्ट में 1 है या 7 है, 1 ही है, तो +5 × 1। तो ये हमारे 2/2 मैट्रिक्स हो गए। अगर हम इससे सॉल्यूशन फाइंड कर ले तो ये हमारा आ जाएगा ए। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन फाइंड कर देता हूँ। तो पहले आप देखो 2 यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 -2 यानी कि -8 + 2 यानी कि -6 + 6 यानी कि 0। आप ये फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -4 10 एंड 3। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब मैं इसे रफ करके ए बी को यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में। तो ओके,
यहाँ पे ए बी तो हो गया है, तो ए बी में पहले लिख लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू हमें मिल गया 0 -4 10 एंड 3, राइट। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। तो बी ए के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, पहले बी मैट्रिक्स यानी कि 1 -2 3 4 2 5, सॉरी यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लिया। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर है 2 3 4 5 एंड 2 1, एंड उसके बाद ए मैट्रिक्स हमें लिखनी पड़ेगी 1 -2 3 4 2 5। अब यहाँ पे देखो पहले मैट्रिक्स को देखनी पड़ेगी, क्या है 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है। तो हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स में दोनों इक्वल है बीच वाले नंबर, तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और हमें आंसर भी पता है क्या आएगा, 3/3 क्रॉस मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से 3/3 क्रॉस मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी ए बी आता है वो 2/2 आता है एंड बी ए आता है वो 3/3 आता है। और आपको पता है जो इक्वल मैट्रिक्स हमें पढ़ा था उसमें क्या था, मैंने बताया था 100% ट्विंस होने चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर ही अलग डिफरेंट है, तो सेम तो हो गया ही नहीं। तो अगर हमें फाइंड करना है तो हम कर लेते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ओके। फर्स्ट रो हमने चूज कर ली, यानी कि यहाँ पे होगा C11, ओके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 × 1 + 3 × 4, ओके। यहाँ पे आएगा C12। आप ऐसा लिखना मत दो C12, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको समझ करने के लिए लिखता हूँ, अभी एग्जाम में मत लिखना। C12 तो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अब बारी आई, यानी कि 2 - 2 + 3 × 2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 × 3 + 3 × 5, ओके। अगर आप एग्जाम में अगर लिखना हो आप, तो ऐसे आपको थोड़ा कंफ्यूज होता होगा कि कौन सी कॉलम लेनी है, तो मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप पेंसिल से करना और बाद में रब कर देना, ओके। तो पेंसिल से करके आप रब कर देंगे तो कोई बात नहीं है, और हमारा जो कोई कहीं भी हमें कुछ भी मिस्टेक नहीं हो सकती है उससे। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो तीनों कॉलम हमने पूरी कर दी फर्स्ट रो के साथ। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो को उठाना है। फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो 4 × 1 + 5 × 4, ओके। 4 के साथ 1, 5 के साथ 4, फिर 4 के साथ -2 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, फिर 4 के साथ 3 आएगा एंड 5 के साथ 5 आएगा। फिर लास्ट वाली कॉलम आ जाते हैं, सॉरी रो आ जाते हैं। फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 1 बीच में प्लस 1 × 4, फिर आएगा 2 × -2 प्लस 1 × 2, फिर आएगा 2 × 3 और आएगा यहाँ पे 1 × 5, ओके। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारी मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 आएगी, और हमें पता है यहाँ पे 3/3 आ रही, जो भी आंसर आता हो फिर भी दोनों इक्वल तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमें पता है इक्वल होने के लिए 100% ट्विंस होने चाहिए। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसके लिए। अब तो एग्जाम्पल नंबर 14 आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे बहुत सारे, सो आई लीव इट। तो अब आप बोलेंगे सर आप ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के लिए तो एग्जाम्पल देख लिए, अब कोई ऐसा भी एग्जाम्पल दिखाओ जो ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो हम वैसा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया है ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 एंड बी मैट्रिक्स ली है 3 0 0 4। तो यहाँ से 2/2 सारी मैट्रिसेस है, तो हमें पता है 2/2 सारी मैट्रिसेस है, तो ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
ओके, ए बी करो या बी ए करो, सारा 2 ही 2 है, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी तो यहाँ पे 1 0 0 2 और बी के लिए 3 0 0 4। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ ए बी तो अच्छा रहेगा। तो ए बी कैसे लिखते हैं हमें पता है, पर फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 ही होगा, सिंपली मैं 0 लिखता हूँ क्योंकि 0 के साथ 0 आएगा। फिर 1 के साथ 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, और 0 के साथ 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम सेकंड रो को लेते हैं, 0 के साथ 3, फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 के साथ 3 तो 0 ही आएगा, एंड 2 के साथ 0 तो वो भी 0 आएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन है तो आप ये तो सिंपल ही आप कर सकते हो। फिर 0 के साथ 0 आएगा एंड 2 के साथ 4 आएगा, सेकंड यहाँ पे कॉलम सेकंड आ जाएगी, तो 2 के साथ 4 आएगा तो 8 हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो यहां से मैं लिख लेता हूँ, यहां से 3 हो जाएगा, 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑल्सो 0 एंड यहाँ पे 8। तो ये हमारी ए बी मैट्रिक्स मिल गई। अब बी ए फाइंड करते हैं, तो बी ए के लिए मैं लिख लेता हूँ, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, तो 3 0 0 4। ओके, एंड ए मैट्रिक्स हमारी है 1 0 0 2। ओके, तो अब बी ए के लिए हमें फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, तो यहाँ से 3 प्लस 0, यहाँ से सेकंड फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, अब इस पे आ जाओ, तो 3 मल्टीप्लाई 0 वो तो 0 ही होगा, 0 मल्टीप्लाई 2 वो भी 0 होगा। यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट रो तो खत्म हो गई, अब सेकंड रो की बारी आई, तो सेकंड रो में 0 के साथ फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 1 ये तो 0 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई 0 वो भी 1 हो गया, 0 हो गया। फिर सेकंड रो के साथ तो 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 ये तो 0 हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 होगा। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो कितना आएगा, देखो पहले 3 आता है, दूसरा तो 0, तीसरा भी 0 एंड 8। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा है। ओके, तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हमें ए बी मिलता हो एंड बी ए भी मिलता हो तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल दिखा दिए कि किसमें होता है किसमें नहीं होता है, या होता है कि नहीं होता है, आपको दिखा दी शॉर्ट। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, या नोट के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा क्योंकि ये ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, if the product of two matrices is 0 then it is necessary that one of the matrices is 0। यहाँ पे मैं लिखता हूं, if the product of two matrices is 0 0 यानी कि 0 यहाँ पे मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, then it is necessary that one of the matrix या one of the matrices is 0 मैट्रिक्स। इसको समझने से पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में ये दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा रियल नंबर में चले जाते हैं। हमें पता है अगर रियल नंबर है कोई, अगर ए रियल नंबर है एंड बी रियल नंबर बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आइदर
A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0, या दोनों 0 हो सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग यही होता है, अगर A इज इक्वल टू 0 हो और B इज इक्वल टू 0 हो, तब या दोनों 0 हो, तभी AB इज इक्वल टू 0 आ सकता है इन अ रियल नंबर। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, कोई भी मैं रियल नंबर लो, 2 मल्टीप्लीकेशन में की बात है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन B, अगर A प्लस B की बात होती तो ये 0 आ सकता है, अगर A ले लेता B की जगह माइनस A ले लेता तो 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे B इज इक्वल टू 0 नहीं लिया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, AB इज इक्वल टू 0। अगर इसका अगर हमें क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं रियल नंबर के लिए, इफ AB इज इक्वल टू 0 देन आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे A कोई एलिमेंट है R में से, B कोई एलिमेंट है R में से, उसका आंसर अगर 0 आता है तो दोनों में से एक को 0 होना कंपलसरी है। ओके, होगा ही, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसी बात हम मैट्रिक्स में बोल सकते हैं। अगर मैं दो मैट्रिसेस ले लेता हूं A एंड B, A एंड B, ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, राइट, क्योंकि ये भी हमें फाइंड करना है। इसका आंसर अगर 0 आता है, यानी कि 0 मैट्रिसेस आता है, तो देन हम ये बोल सकते हैं या नेसेसरी है, ये जरूरी है कि ये A इज इक्वल टू 0 होगा और B इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि मैट्रिक्स A 0 होगी या मैट्रिक्स B 0 होगा, ये नेसेसरी है। तो ये आंसर इसका है नो, इसमें नेसेसरी नहीं है। अगर A इज इक्वल टू 0 आता है, 0 ले लेते हैं मैट्रिक्स तो हो जाता है, B इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, हो जाता है, ये तो राइट ही है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं। कई बार A और B दोनों ही अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, A एंड B दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, यानी कि 0 के अलावा मैट्रिक्स हो, तब भी A इंटू B इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज 0 मैट्रिक्स then it is necessary that one of the matrices is a zero matrix। तो नो, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस 0 हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए तो यहाँ पे A मैट्रिसेस में ले लेता हूं 0 -1 0 2 एंड B मैट्रिसेस हमारी है 3 5 0 0। ओके, तो हम यहाँ पे ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, तो हमें पता है ए बी अगर हम फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बाई 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, दोनों साथ में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ली, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 0 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 तो ये भी 0 आएगा, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से 0 हो जाएगा, राइट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 5 तो ये 0 है, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ओके, फिर सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगी, तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई 3 तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई 5 वो भी 0, 2 मल्टीप्लाई 0 वो भी 0, डायरेक्टली 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दो मैट्रिसेस का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो कौन सी मैट्रिसेस आई, 0 मैट्रिसेस आई। ओके, यानी कि 2 बाई 2 ही आई है, तो लिख सकते हैं, तो 0 मैट्रिसेस आई। लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये A 0 है और B 0 है, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि A भी नॉन जीरो है, यानी कि 0 मैट्रिसेस नहीं है, नॉन जीरो तो नहीं बोल सकते, यानी कि 0 मैट्रिसेस नहीं है, एंड B भी 0 मैट्रिसेस नहीं है। उसके बाद भी हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 मैट्रिसेस आ गई। तो ये क्वेश्चन में ये वही बोल रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों में से एक 0 मैट्रिसेस होनी चाहिए। अगर 0 मैट्रिसेस होगी तो 0 तो डेफिनेटली होगा। तो फॉर एग्जांपल हम
सेकंड ले लेते हैं एग्जांपल, तो ए बी, तो एग्जांपल के तौर पर हम बी को 0 ले लेते हैं, ओके, 0/0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ए बी अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम के साथ कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, तो आंसर वही मिलेगा, राइट। तो ये तो बोल सकते हैं बी 0 भी हो सकता है, ए भी 0 हो सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, ओके। इसका ये वर्ड हमें याद रखना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये नेसेसरी है कि ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो ए आइदर ए और आइदर बी में से कोई भी एक 0 मैट्रिसेस हो, तो आंसर है नो, ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो 3 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आगे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, जो 4 लो थे, 4 लो थे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी वाला एंड इनवर्स वाला, 4 लो हमने पढ़े थे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो मल्टीप्लीकेशन में कौन से होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव में सपोज हमने ले लिए फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, 3 मैट्रिसेस ले लिए, तो यहां से लिख लेते हैं पूरी फॉर 3 मैट्रिसेस। हमें पता है एसोसिएटिव किसमें होता है, 3 मैट्रिसेस हमें चाहिए, तो फॉर 3 मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिसेस के लिए मैं एम लिख लेता हूं, कौन से ले लेते हैं, ए बी एंड सी ले लेते हैं। तो वी हैव, अगर ए बी का फर्स्ट वाले 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद सी का करें और ए एंड बी सी करें, तो ये हमने कर दिया। अगर ये करने के बाद ये दोनों साइड इक्वल आती है, तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव लो को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे लिखा है वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, sides of equality are defined। अगर ऐसा होता है, ए बी पहले करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद सी का मैट्रिक्स का लेते हैं, ये मैट्रिक्स के बारे में, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ एसोसिएटिव लो को फुलफिल करती है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ओके। आगे हमने जो एडिशन में देखा था वो एडिशन के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होगा, और ये हर बार इक्वल आए वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपको दिखा देता हूं मैं, जब होगा तभी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए बी लिया, तो ए बी किया एन सी, और हमें पता है एक जो ए बी अगर फाइंड करते हैं एंड बी ए फाइंड करते हैं, तो ये दोनों इक्वल आए वो नेसेसरी नहीं है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये मैट्रिसेस समथिंग डी आएगी, यानी कि डी से होगी, ओके। एंड दूसरी यहाँ पे ए लेंगे, और सपोज ये भी डी आ रही, सपोज कर लेते हैं ये भी डी आ रही, तो यहां से डी तो नहीं ले सकते, कोई और मैट्रिक्स ले सकते, ई ले सकते, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू ए, ये दोनों सेम हो वो नेसेसरी नहीं है, यानी कि अगर आप 2 मैट्रिसेस अगर ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पे क्या है, पहले 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पे इन शॉर्ट उसके बाद जो भी 2 मैट्रिसेस बचेंगी, ओके, तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे सी तो नहीं ले सकते, ई ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस है, तो हमें पता है कि हर बार ये इक्वल हो, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पास कंडीशन है, अगर ए बी एंड बी ए फाइंड करते हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो सकता है, ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ही, तो ये भी डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लो में ये थोड़ा नहीं चलेगा, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फॉर थ्री डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिख लेता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें थ्री मैट्रिसेस चाहिए, तो ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस। तो थ्री मैट्रिसेस के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट लो डिस्ट्रीब्यूटिव हमें पता है कि ए इंटू बी प्लस सी। अगर ऐसा दिया है तो हम जनरली भी, अगर वहां पे भी हम एलजेब्रा में भी वही करते थे, अंदर एक इसको ए को ले जा सकते, यानी कि ए बी प्लस ए सी लिख सकते, यानी कि ये दोनों इक्वल आएगा। एंड सेकंड हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है वो ए प्लस बी इंटू सी है, यानी कि ए सी प्लस बी सी आएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप ए बी लिखना हो तो ए बी लिखना, यहाँ पे ए बी की जगह बी ए मत कर देना, क्योंकि हमें पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हर बार ये सही नहीं है। तो जो अंदर दिया है मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि ए बी है तो ए बी करना, फिर ए सी करना। ओके, इनमें से आपको कोई एक ही लो याद रखना है इन शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे पहले बी प्लस सी किया है और ए प्लस सी किया है। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ से यहाँ पे करना, तो जो पहले एलिमेंट है वो पहला ही लिखना, यानी कि ए को पहले है तो पहला ए ही लिखना, उसके बाद सी लिखना। आप ऐसा मत करना कि सी पहले लिखना ए बाद में लिखना, और यहाँ पे सी पहले लिखना और बी बाद में लिखना, ऐसा मत करना। जो पहला है वो पहला ही लिखना। ओके, जो पहले है, पहले नंबर पे है वो उसे। आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लो कैसे काम करता है, तो यहाँ से ए इंटू बी प्लस सी है, तो ए को अंदर दोनों की तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे ए पहले है तो ए को पहले ही लिखना है, तो ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे देखो ए पहले है तो ए सी प्लस सी बी सी। ओके, मैट्रिक्स में ये थोड़ी केयर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ए सी की जगह सी ए एंड सी बी लिख लेंगे तो मे बी आंसर दूसरा आ सकता है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। और हमें पता है, आगे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, तो वो हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, कोई भी मैट्रिक्स हो, सपोज यहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 3x3 में फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी के लिए मैं आई डिनोट करता हूँ। तो पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स की डायगोनल है उसमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, 1, यानी कि यहाँ पे 3x3 है तो 1 आएगा। और उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट 1 होने चाहिए, उसके अलावा 0 एलिमेंट होने चाहिए, तो उसे हम मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ से अगर समझना हो तो इसे कैसे समझ सकते हैं, ए है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के आई लिखता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, ए खुद आना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो वो हमें देखते हैं यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है सब कुछ। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दैट एग्जिस्ट, तो दैट एग्जिस्ट की जगह मैं ये सिंबल यूज करता हूं, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप याद रखो कौन सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सच दैट
आई ए इज इक्वल टू ए आई विच इज इक्वल टू ए। तो जो हमने आगे पढ़ा था कि कैसे ये प्रॉपर्टीज काम करती है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने बाइनरी ऑपरेशन में भी पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आई ए आई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, खुद आना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिख ले रहा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सभी कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ए, तो उसके लिए हमें एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी कि क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए होता है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर अंदर कोई एग्जांपल हो तो पहले वो ही देख लेते हैं। ओके, अंदर तो कोई दिया नहीं आई थिंक। फिर यार चलो देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 5 ले लेते हैं। ओके, और हमें पता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2/2। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 2/2 मैट्रिक्स ले ली। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर होती है, तो यानी कि 2/2 ही लेनी पड़ेगी। अगर 3/3 लेंगे मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं 2/2 लूंगा तभी ए एंड आई का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3/3 ले लूं तो यहाँ से हो सकता है 2 and 3 हो, तो डिफरेंट है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि 2/2 मैट्रिक्स लेनी है। तो आपको डायरेक्टली भी पता चल जाएगा कि जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होगी उतने बाय उतने की यहाँ पे लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी ए, वो क्या कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं बताना आपको भूल गया कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 2 3, उसके बाद में आप एग्जांपल लेते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, आई ए या ए आई इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो हम इनमें से एक ही फाइंड करते हैं, यहाँ पे ए आई फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ए आई कैसे फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 2 into 0, यानी कि यहाँ से 1 आएगा। फिर 1 into 0, यानी कि ये तो 0। फिर 2 into 1, तो 0 plus 2, तो 2। फिर सेकंड रो की बारी आई, तो 3 into 1 3, 5 into 0, तो ये तो 0 है, तो ये कट कर देता हूँ। फिर सेकंड रो की बारी आई यहाँ से, तो 3 into 0 वो तो 0, 5 into 1 ये तो 5, तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्टली 5 लिख लेता हूँ। तो आपको यहाँ से दिख जाता है कि ये क्या है, मैट्रिक्स यही है, ऊपर वाली मैट्रिक्स वही है, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये पॉसिबल है। अगर मैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स ले लेता हूं तो ये पॉसिबल है, देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर मैं मैट्रिक्स एक ले लेता हूं ए, तो 1 2 3 and 4 5 ऐसे लेता हूं, बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, 2 0 3 1। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है, 2/3। तो हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी पड़ी, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। एक काम करते हैं, 2/3 ही लेते हैं, तो सो मैट्रिक्स थोड़ी छोटी हो जाए। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 2 0 0 1 3। ओके, और यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेनी है। तो यहाँ पे 2/3 है,
यार कहीं मैं ऐसे मिस्टेक, चलो ले लेते हैं 2/3 है। तो यहाँ पे हमें जो भी मैट्रिक्स लेनी होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 3, तो 3/3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमें ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये डायगोनल लाइन में कितने एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है, 1 1 है, उसके अलावा 0 है, तो ये 3/3 की हो गई। अब मैं ए आई करता हूँ, यानी कि a इंटू आई करता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। तो मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। तो ए आई करता हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से 1 आ जाएगा, वो तो है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 आता है, 0 0, ये तो कोई बात नहीं। फिर यहां से देखो 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, यहां से तो हो जाएगा 2। फिर यहां पर तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो लेता हूं मैं एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0, तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 0 आता है, तो ये तो आ जाता है ए आई इज इक्वल टू, ए तो आ जाता है, देखो यहाँ पे वही आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आई ए फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं चेक करके, यहाँ से सॉरी रफ करके आई ए फाइंड करता हूँ। आई ए अगर आता है तो बोल सकते हैं, आई ए आता है, तो आई ए के लिए हम यहाँ पे याद रखना आप 1 2 0 0 1 0, ओके। तो आई ए, तो यहां से देख सकते हो आई ए शायद फाइंड ही नहीं होगी। यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स थी हमारी, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, एंड जो ए मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी, यहाँ पे मैंने लिखी है 1 2 0 0 1 0, तो ये हो गए 2/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ही फाइंड नहीं होती, यानी कि आई हम ढूंढ ही नहीं सकते, तो उसके बारे में क्या कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होना है, तो उसमें जो मैट्रिक्स लेंगे हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी पड़ेगी।